हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम EMRS एग्जामिनेशन का नॉलेज ऑफ आईसीटी सेक्शन करेंगे। तो मैंने दो पेपर्स इसमें लिए हैं, पीजीटी और टीजीटी का, क्योंकि जितनी भी पीजीटी के एग्जाम थे उनका पेपर 1 कॉमन है, टीजीटी के जितने एग्जाम है उनका भी पेपर 1 कॉमन है। तो हम इन दोनों सेक्शंस को आज की क्लास में कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैकएफी प्लस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो मैकएफी प्लस है वो किसका एग्जाम्पल है? मैकएफी प्लस एग्जाम्पल है आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का। एंटीवायरस क्या होते हैं? जो हमारे कंप्यूटर को या हमारे मोबाइल को या लैपटॉप को बग फ्री बनाते हैं। मतलब कोई भी एरर इसमें आ गई है, कोई भी ऐसी फाइल आ गई है जो हमारी सिस्टम को हैंग कर सकती है, अटैक कर सकती है या फिर उसको खराब कर सकती है। तो ये जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है इसको स्कैन करेगा और आपको इन्फॉर्म कर देगा कि आपके पास इतनी बग्स फाउंड हुई है, आप इसको डील करो, आप इसको या तो रिमूव कर दो या आप इसको रिसाइकिल बिन में जाके इसको क्लीन कर दो। ठीक है, तो ये काम होता है आपका एंटीवायरस का। कुछ कॉमन एंटीवायरस सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है नॉर्टन, क्विक और अवस्थ। ये भी कुछ कॉमन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं जो यूज होते थे। बाकी आप लोग एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यू प्रेफर्ड मोस्ट डिजाइन एंड एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इनमें से आप कौन से सॉफ्टवेयर को यूज करोगे एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए? तो कभी भी हमें प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम हमेशा यूज करते हैं पावर पॉइंट। अगर मुझे कोई शीट बनानी है, डेटा शीट बनानी है, तो वहां पर हम यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा है वो किस फॉर्म में होगा? रोज के और कॉलम्स की फॉर्म में। माइक्रोसॉफ्ट एज और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज होते हैं। और अगर मुझे DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज होता है MS एक्सेस। ये सब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ही पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज करते हैं। एक्सेल शीट्स बनाने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एज डॉक्यूमेंट को अच्छे से बनाने के लिए यूज होता है। और MS एक्सेस यूज होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड स्टोरेज सर्विस ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली क्लाउड स्टोरेज सर्विस निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन दिए हैं इसने, फ्लोपी ड्राइव, गूगल ड्राइव, आई क्लाउड और वन ड्राइव। तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वन ड्राइव। ये माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड स्टोरेज सर्विस है। और फ्लोपी ड्राइव, गूगल ड्राइव और आई क्लाउड ये भी समझ लेते हैं। फ्लोपी ड्राइव क्या था? जैसे आपने छोटी सी CD देखी, ऐसे ही एक बॉक्स टाइप एक छोटी सी चिप आया करती थी पहले, जिसको हम अपने सिस्टम में अगर करते थे, इंस्टॉल करते थे, तो वहां पर हम छोटी छोटी फाइल्स को उसके अंदर कॉपी कर सकते थे। ठीक है, गूगल ड्राइव हम अपने फोन्स में यूज करते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम अपना नया फोन लेते हैं तो हमें सबसे पहले अपने फोन को लॉगिन करने के लिए ईमेल आईडी की जरूरत होती है। तो जैसे आप ईमेल आईडी अपनी उसके अंदर एंटर करते हो तो आपका जो फोन है वो ड्राइव से अटैच हो जाता है। अब आपका जितना भी डेटा है, इमेजेस हो गई, आपकी व्हाट्सएप चैट हो गई, आपकी जितनी भी वीडियोस, कुछ भी आपके पास आ रहा है वो बाय डिफॉल्ट गूगल ड्राइव में सेव होता है। मतलब इनकेस अगर आपका सिस्टम या फोन कुछ भी खराब होता है तो आप यहाँ से भी इसको रिकवर कर सकते हो। आई क्लाउड ये एप्पल यूजर्स के लिए है, जो एप्पल का आईफोन आता है ना, वो इस वाले क्लाउड में वर्क करते हैं। और जो वन ड्राइव है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, छोटी सी टर्म है क्लाउड स्टोरेज, ये होता क्या है? क्लाउड स्टोरेज होता है, जैसे पहले के टाइम में, अगर हम आज से 10-15 साल पहले की भी बात करें, तो हमारे पास एक CPU होता था। हर एक सिस्टम के साथ एक CPU अटैच हुआ हुआ मिलता था अलग से। ठीक है, अभी भी आप लैब में देख सकते हो, जो सर्वर होता है उसके साथ CPU होता है। पर जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ी हैं, अब हमारे पास क्या है, हम एक छोटे छोटे डिवाइस यूज करते हैं, हम छोटा सा फोन यूज करते हैं या फिर हम एक लैपटॉप यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये मेमोरी को कैसे डील आउट करता है? ऐसे केसेस में अगर हम फोन को ही लें तो फोन में हम क्या करते हैं, जैसे हम सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी एंटर करते हैं, तो ईमेल आईडी एंटर करते ही हमारा फोन किससे अटैच हो गया है? गूगल ड्राइव से। अब ये जो गूगल ड्राइव है ये क्या करेगा? ये मेमोरी का सारा काम, जितना भी जो CPU कर रहा था,
सीपीयू के अंदर जो जितनी भी इंस्ट्रक्शन हो रही थी वो इस पूरे ड्राइव के हेल्प से जितनी भी स्टोरेज है वो सारी इसके अंदर चली जाती है। ठीक है, तो क्लाउड स्टोरेज बेसिकली क्या होता है कि हम अलग अलग छोटे छोटे डिवाइस पे चीजों को स्टोर ना करके एक बड़े से जो बल्क में जो हमें इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है अपनी जो भी ड्राइव्स या अपने एप्स का यूज करने के लिए, हम वहां पर अपने डेटा को स्टोर कर रहे हैं, जिससे कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो किसी डिवाइस के ऊपर कंप्लीटली ना रहे। अगर डिवाइस खराब भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड से अपने डेटा को रीजनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Out of the following option, the most popular combination of shortcut keys to copy some selected text in most of the MS Window application. ये 4 सेट्स आपको दिए हैं यहाँ पर, कंट्रोल P, कंट्रोल X, कंट्रोल C और कंट्रोल A। कंट्रोल P का काम होता है प्रिंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल X का काम होता है कट करना, मुझे कोई टेक्स्ट है उसे कट करना है। कंट्रोल C का काम होता है कॉपी करना। तो कंट्रोल O का काम होता है किसी डॉक्यूमेंट को या किसी फाइल को ओपन करना। इन चारों का मतलब ये होता है। आपके ऑप्शन में से पूछे कि कॉपी करने के लिए हमारी कौन सी कमांड होती है, तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। अगर कट के लिए पूछेगा तो कंट्रोल X, प्रिंट के लिए पूछेगा कंट्रोल P, ओपन के लिए पूछेगा कंट्रोल O, अगर पेस्ट के लिए पूछता है तो कंट्रोल V होती है। अंडू के लिए होता है कंट्रोल Z, मतलब मेरे से कुछ गलती से डिलीट हो गया, मैं वापस गेन करना चाहती हूँ, तो ये आपका कंट्रोल Z है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द पावर बैकअप डिवाइस यूपीएस स्टैंड्स फॉर, देखो यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अब यहाँ पे ऑप्शन में है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई और अंडर कंट्रोल पावर सप्लाई, अंडर कंट्रोल पावर सप्लाई। देखो ऑप्शन थर्ड और फोर्थ आपको हो नहीं सकता। इसमें देखो थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सिस्टम, तो ये सप्लाई होता है, सिस्टम नहीं होता। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। कुछ कुछ बुक्स में आपको अनइंटरप्टेड IBL की जगह ED भी लगा हुआ मिल सकता है, तो आंसर सेम ही होता है। ठीक है, यूपीएस का मतलब क्या होता है और ये काम कहाँ करता है। देखो अगर मेरा सिस्टम है वो सिंपल मैं काम कर रही हूँ और यहाँ पर खाली CPU है, यहाँ पर यूपीएस नहीं है, मैं बहुत देर से काम कर रही हूँ, मैंने काम किया और ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गई, तो जो भी मैं काम कर रही हूँ, चाहे मैंने 2 घंटे यहाँ पे बिताए हैं, चाहे कितना भी टाइम स्पेंड किया है, जो भी मैं काम कर रही हूँ वो जीरो हो जाएगा क्योंकि वो सेव नहीं हो। अगर यही चीज यूपीएस से कनेक्टेड है, मैं यहाँ पे एक यूपीएस और जोड़ दूं, तो अगर ऑल ऑफ सडन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होती है तो ये मुझे कम से कम 4 to 5 to 6 मिनट का बैकअप दे देगा कि लाइट चली गई है, आप उसको अपने काम को सेव करके अपने पीसी को शट डाउन कर दो। ये काम होता है यूपीएस की, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जिससे कि हमारा डेटा लॉस ना हो या हमारा कोई भी काम है वो जैसे ही पावर ऑफ होती है एकदम से खत्म ना हो, तो ये इसलिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is not a source of virus entering your system? इनमें से कौन सा ऐसा स्रोत नहीं है जिससे आपके सिस्टम में वायरस आए। तो देखो पेन ड्राइव आ सकता है क्योंकि आप अटैच करोगे अगर उसमें वायरस है तो वो आ सकता है। ईमेल अटैचमेंट, आपने कोई ईमेल लिया, ईमेल आपने जैसे उसको डाउनलोड किया तो उसमें कुछ ऐसी अटैचमेंट थी जिससे फाइल हार्मफुल हो गई। हार्ड डिस्क से भी आ सकता है, पर प्रिंट आउट क्या है, आप सिंपली एक कमांड दे रहे हो, प्रिंट ले रहे हो, तो इससे नहीं होगा, तो ये लीस्ट है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कम अंडर साइबर क्राइम अंडर IT एक्ट 2000? IT एक्ट के अंदर कौन सा इन चारों में से आएगा? मिस यूजिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन ओवर इंटरनेट, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन का आपने मिस यूज करा, आपके पास किसी का पासवर्ड आ गया, आपने जाके उसकी ID चेक कर ली, ये या यूजिंग फेक ईमेल मैसेजेस टू गेट पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपने किसी को फेक ईमेल मैसेजेस भेज दिए ताकि वो पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करे कि भाई मैंने किसी को भेज दिया कि आपने इतने रुपए जीते हैं, आप मुझे अपना बैंक अकाउंट डिटेल या अपनी डिटेल्स सेंड करो। या फिर स्टीलिंग मॉनिटर फ्रॉम अ स्टोर, किसी स्टोर में आप गए, वहां पे मॉनिटर बिक रहे थे, आपने वहां से चुरा लिया। डिस्ट्रीब्यूटिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी ओवर इंटरनेट, छोटे बच्चों की गलत गलत वीडियोस बना के इंटरनेट पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इनमें से कौन सा IT एक्ट के अंदर नहीं आता? देखो फर्स्ट भी आएगा क्योंकि हम इंटरनेट का यूज करके कर रहे हैं, यहाँ पर हम ईमेल मैसेजेस इंटरनेट का यूज करके कर रहे हैं, और ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी ये भी हम इंटरनेट पे कर रहे हैं,
पर ये क्या है, ये फिजिकल मतलब ऑनलाइन हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है मतलब। तो ये क्या है, स्टीलिंग मॉनिटर फ्रॉम अ स्टोर, ये आईटी एक्ट के अंदर नहीं आएगा। इसकी रिपोर्ट आप नॉर्मली फिजिकल जो पुलिस होती है वहां पर आप करा सकते हो। आपको पता है पहले तो इन छोटी छोटी चीजों की कंप्लेंट भी नहीं होती थी, इसको कंसीडर ही नहीं किया जाता था, क्योंकि हमारे पास साइबर पुलिस ही नहीं थी। वो सोचते थे कि अगर आपका फेसबुक पासवर्ड चोरी हुआ है या कुछ भी हुआ है तो इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पर ये एक एक्ट आया है, आईटी एक्ट, इसकी फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। बढ़ती हुई इंटरनेट के यूसेज को देखकर ये एक्ट लाया गया था, जिसका काम था, जिसके अंदर जैसे किसी का मान लो गलत यूज कर लिया, किसी के प्रोफाइल की पिक्चर्स अपलोड कर दी कहीं, तो अब इसकी जो इस टाइप की रिलेटेड कंप्लेंट्स होती है वो भी साइबर पुलिस डील करती है। पहले वाली पुलिस डील नहीं करती थी, वो ऐसी भगा देती थी कि आपकी गलती है, आपने अपनी पिक्चर्स पोस्ट की क्यों। तो ये आईटी एक्ट बढ़ते हुए डिजिटाइजेशन को देख के बनाया गया था। आपसे पूछा जा सकता है इसकी फुल फॉर्म, और ये कब आया था, 2000 में आया था। बाकी इसकी डिटेलिंग भी पढ़ेंगे हम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिवाइसेस आर ओनली इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा ग्रुप सिर्फ इनपुट डिवाइसेस का है। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें, ये कीबोर्ड इनपुट है, लाइट पेन इनपुट है, पर जो प्रिंटर है ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो ये आपका ऑप्शन हट गया। जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, पर माइक्रोफोन आपका इनपुट में भी आता है। एक बार और देख लेते हैं। माउस आपका इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक आपका इनपुट डिवाइस है, माउस आपका इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन आपका इनपुट डिवाइस है, स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। माइक्रोफोन से हम सिर्फ बोल सकते हैं, सुन नहीं सकते, तो वो हेडफोन में दोनों चीजें होती हैं, तो इसीलिए ये चीज ध्यान रखना। माइक्रोफोन ये आपका इनपुट डिवाइस में ही आता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। देखो प्रिंटर आप सब फेमिलियर हो, जॉयस्टिक होते हैं एक, आप लोगों ने देखा होगा मॉल्स में जो बच्चे गेम खेलते हैं उनके पास एक रिमोट लाइक डिवाइस होता है। इसको लेके जब भी हम इस डिवाइस को यूज करते हैं तो हमें लगता है कि हम 3D एनिमेशन में कोई भी गेमिंग को हम ही मतलब वो काम कर रहे हैं, जैसे कार रेसिंग, हमें लगेगा कि हम ही ड्राइव कर रहे हैं। स्कैनर कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। बाकी तो आप सब फेमिलियर होंगे, देख लेना एक बार। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which type of network we create when we connect to a smartphone to transfer some photos through Bluetooth? तो इसमें 4 ऑप्शन हमें दिए हैं, पैन, लैन, मैन, वैन। तो इसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन की होती है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन की होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन की होती है वाइड एरिया नेटवर्क। तो सबसे पहले तो आपको इनकी फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए, ये हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग वाले चैप्टर में। पैन क्या होता है, 0 से लेके 10 मीटर तक की डिस्टेंस पे जो आता है वो होता है पैन। जैसे हमने ब्लूटूथ से अपने कोई फाइल ट्रांसफर कर दी, या हम वायरलेस फोन यूज करते हैं, वायरलेस कीबोर्ड यूज करते हैं, ये पैन के अंदर आता है। लोकल एरिया नेटवर्क में आता है एक 100 मीटर तक की डिस्टेंस पे जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं लैन। जैसे आपके स्कूल में एक लैब है, या आपकी कोई एक कॉलोनी है उसमें सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, तो वो लैन में आते हैं। जो मैन होता है इसकी जो रेंज होती है वो 120 मीटर से लेके 300 किलोमीटर तक, मतलब विद इन अ सिटी। आप इसको सिटी बोल सकते हो, इसको आप लोकेलिटी बोल सकते हो, इसको आप एक रूम के अंदर बोल सकते हो। और वैन होता है ओवर द कंट्रीज, बहुत वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब बहुत बड़े एरिया में। और 300 किलोमीटर से जो ज्यादा का है वो आपका वैन में आ जाता है, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, पर्सनल एरिया नेटवर्क छोटी डिस्टेंस के लिए होता है, मतलब एक रूम जितनी। लैन आपका 100 मीटर तक के डिस्टेंस के लिए होता है, किसी लोकेलिटी, मतलब छोटी सी कोई कॉलोनी है वहां पे, या फिर ऊपर नीचे कोई बड़ा स्कूल है वहां पे लैब कनेक्ट है, तो वो इसमें आ जाएगा। मैन सिटी में आता है, और वैन आपका वाइड एरिया नेटवर्क में आता है, दैट इज कंट्रीज में आता है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या पूछ रहे हैं।
व्हेन वी कनेक्ट टू स्मार्टफोन टू ट्रांसफर सम फोटोज थ्रू ब्लूटूथ, जब हम दो स्मार्टफोन को आपस में ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो इन चारों में से कौन सा कनेक्शन होगा? तो ये तो स्मॉल है, तो ये आ जाएगा 10। इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मेरे को अपने स्कूल के लैब है दो, ऊपर नीचे उन्हें कनेक्ट करना है, तो वहां पर कौन सा कनेक्शन होगा? वहां पर होगा लैन। अगर मुझे पूछा जाए कि भाई एक ऑफिस है दिलशाद गार्डन में है और एक आपका सीलमपुर में है, तो हमें इन दोनों को कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे कौन सा कनेक्शन होगा? इस केस में आपका आ जाएगा मैन, क्योंकि ये सेम सिटी के अंदर अलग अलग लोकेलिटीज हैं और इनका एरिया थोड़ा ज्यादा है, तो इसीलिए ये मैन के अंदर रहेगा। तो मैन होता है विद इन अ सिटी और लैन होता है 100 मीटर तक की डिस्टेंस, चाहे वो एक बड़ा स्कूल हो या चाहे वो एक पर्टिकुलर गली, किसी जगह की एक गली, ये नहीं दिलशाद गार्डन में ही, मतलब वहां वहां पे आप कह सकते हो। ठीक है, ऐसे ही होते हैं वैन। वैन तो ऑल ओवर दिस, जैसे मुझे दिल्ली से जयपुर कनेक्ट करना है या मुझे बैंगलोर कनेक्ट करना है, कश्मीर कनेक्ट करना है, तो 300 किलोमीटर से अबव के जितने कनेक्शंस होते हैं वो आपके वैन के अंदर आते हैं। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से मैं करा भी दूंगी, तो इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो देखो, ये जो वर्ड है, ये बिंग है, ये एज है, ये सब सॉफ्टवेयर है। जो विंडो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एक इंटरफेस की तरह काम करे, इसमें यूजर और हार्डवेयर, जैसे मान लो ये हार्डवेयर है मेरे पास, ठीक है, ये यूजर है, इनके बीच में जो काम कर रहा है वो है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये क्यों होता है? क्योंकि देखो मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ 0-1 समझता है और हम जो है हम हाई लेवल लैंग्वेज समझते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? बीच में सामंजस्य स्थापित करना, मतलब बीच में बनाए रखना कि ये हमें समझ सके, हम इसे समझ सके, ताकि ये आराम से काम हमारा चलता रहे। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ। तो आपका टीजीडी वाले पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच सॉफ्टवेयर यू सजेस्ट मोस्ट टू डेवलप एंड प्रेजेंट अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी? सेम क्वेश्चन है, वहां पे बस थीम अलग दी गई थी। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन लाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच इज एन एग्जाम्पल। एक डिवाइस होता है स्विच नाम का, वो किसका एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है नेटवर्किंग डिवाइस। कुछ कॉमन नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं हमारे, ब्रिज होता है, गेटवे होता है, ये मैं सब आपको बताऊंगी, अभी आप सिर्फ नेम ले लो। ब्रिज, गेटवे, हब और आपका स्विच हो गया। तो ये सारे कुछ डिवाइसेस होते हैं जो नेटवर्किंग डिवाइस में यूज होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। ये भी देखिए, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट थ्रेड, आपको इनमें से बताने की इनमें से कौन सा लीस्ट थ्रेड वायरस इन्फेक्शन है। सबसे पहले है डाउनलोड फ्री सॉफ्टवेयर, इसमें आ सकते हैं क्योंकि हम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें तो फाइल्स आएंगी साथ में। डाउनलोड ईमेल अटैचमेंट, इससे भी आ सकता है क्योंकि कोई भी लिंक आ सकता है इसमें। थर्ड है ऑनलाइन प्रिंटर, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस से भी आ सकता है। सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 ऐसा है जो सबसे कम
थ्रेड वाला है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन ओनली इनपुट डिवाइसेस। इन चारों में से किसमें सिर्फ इनपुट डिवाइसेस हैं? देखो प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। तो ये तो आपका ऑप्शन हट गया। कीबोर्ड माउस ये दोनों इनपुट है पर ये आउटपुट है, ये भी हट गया। कीबोर्ड माउस स्कैनर ये तीनों क्या है? इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है और ये आउटपुट डिवाइस। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा क्योंकि इसके तीनों ही इनपुट डिवाइस है। अगर आपसे आउटपुट पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर प्रिंटर स्पीकर मॉनिटर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा अगर खाली आउटपुट पूछा जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द शॉर्टकट की आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज पॉपुलरली यूज्ड टू पेस्ट अ सेलेक्टेड टेक्स्ट और इमेज इन मोस्ट ऑफ द MS ऑफिस एप्लीकेशन। आपको क्या करना है? पेस्ट करना है। तो यहाँ पे चारों कमांड दे रखी है, मैं इनके बारे में आपको बता देती हूँ। कंट्रोल X का काम होता है कट करना, किसी टेक्स्ट को कट करना। मैंने कुछ गलती से डिलीट कर दिया है, मैं उसे वापस लाना चाहती हूँ, तो हम प्रेस करते हैं कंट्रोल Z फॉर अनडू। कंट्रोल P इज यूज्ड फॉर प्रिंट और कंट्रोल V इज यूज्ड फॉर पेस्ट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन वो पूछ रहे पेस्ट के लिए, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ नेटवर्क जनरली वी एस्टेब्लिश व्हेन वी कनेक्ट 20 कंप्यूटर इन आवर स्कूल कंप्यूटर लैब। जब हम अपने स्कूल की कंप्यूटर लैब में 20 कंप्यूटर को किसी डिवाइस से एडिशनल नेटवर्किंग डिवाइस से कनेक्ट करते हैं विद वायर्ड केबल, तो इन चारों में से कौन सा कनेक्शन मिलता है? तो मैंने अभी आपको बताया था पैन छोटे रूम्स के लिए होता है, लैन बनेगा क्योंकि एक स्कूल के एक ही लैब की बात कर रहे हैं तो वो लैन में आता है। तो जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर तक के अराउंड की होगी या 120-130 मीटर तक भी हो सकती है, तो लैन बनेगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी HTTP स्टैंड्स फॉर। आप कभी भी नोटिस करना, आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो ना तो ऐसे आता है HTTP और यहाँ पे बड़ा सा एड्रेस लिखा आता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर देखो क्या 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 दिया है यहाँ पे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल स्कीम, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल स्टोरेज, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये बेसिकली जितने भी HTML डॉक्यूमेंट्स है उनको नेविगेट करने के लिए यूज होता है। कि हम जितने भी वेब पेजेस यूज करते हैं ना वो उसकी सबसे बेसिक लैंग्वेज होती है HTML। तो वहां पर इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए हम HTTP यूज करते हैं। अभी हम नेटवर्किंग चैप्टर में सब पढ़ेंगे। आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर। इन चारों में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? देखो एंड्रॉइड, एज, फायरफॉक्स और ओपेरा, ये जो तीनों हैं ये आपके वेब ब्राउजर्स हैं। वेब ब्राउजर समझते हो? जो हमें इंटरनेट एक्सेस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं उसको हम बोलते हैं वेब ब्राउजर। अब एंड्रॉइड क्या है? एंड्रॉइड है एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम फोन्स में यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कैपेसिटी। आपको ये मेमोरी यूनिट दी है GB, KB, MB, TB। आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में ले जाना है, मतलब छोटे से बड़े क्रम में ले जाना है। तो सबसे छोटे की अगर हम बात करें तो पहले आती है किलोबाइट, फिर आती है मेगाबाइट, फिर आती है गीगाबाइट, फिर आती है टेराबाइट। मैंने आपको एक दिया था टेबल, उसमें से आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। पहले KB, MB, GB और TB। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलर फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन ऑडियो फाइल। इनमें से कौन सी ऑडियो फाइल की एक्सटेंशन नहीं है? देखो WAV ये है, FLAC है, MP3 ये है, PDF नहीं है। क्योंकि PDF क्या होती है? कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, फुल फॉर्म इसकी होती है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसको हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट बना रही हूँ MS वर्ड में है तो वहां पर वो क्या करता है, जैसे मान लो मैंने किसी दूसरे वर्जन में उसको ओपन किया है तो उसकी कुछ ना कुछ सेटिंग चेंज हो जाती है। कहीं या तो उसका टेक्स्ट चेंज हो जाएगा या उसका साइज चेंज हो जाएगा या कलर चेंज हो जाएगा।
पर पीडीएफ में ऐसा नहीं होता। वंस यू सेव द डेटा विल रिमेन द सेम। जैसे आप सेव करोगे, जिस टेक्स्ट में आप उसको सेव करोगे वो हमेशा वैसे ही रहेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर था। तो ये हमारे आज दोनों पेपर 1 के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। बाकी इससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट मुझे मिलेगा मैं उसकी डिटेलिंग प्लस एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे।